हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम अपनी राज्य व्यवस्था की अगली जो क्लास है इसमें अब हम मूलाधिकार में प्रवेश करने जा रहे हैं। मूलाधिकार जो कि हमारे भाग 3 से रिलेटेड है। संविधान के भाग 3 में मूलाधिकार है। ठीक है, मूलाधिकार आपके अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के, ठीक है, इस प्रकार से अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के यह मूलाधिकार की बात करता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मूलाधिकार क्या होता है। अधिकार एक ऐसा शब्द है जो किसी भी क्षेत्र पे या किसी भी चीज में या किसी भी ऐसे इसमें संगठन में हम अपना अधिकार कर सकते हैं, अधिकार दर्शाते हैं। उसी प्रकार से संविधान हमें कुछ अधिकार दिए हैं। क्या क्या अधिकार दिए हैं हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन्हीं अधिकारों के बारे में संविधान के भाग 3 में एक पूरा चैप्टर ही है जिसे मूलाधिकार कहा गया है। इससे पहले हमने संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़ा जो नागरिकता से रिलेटेड है। ठीक है, भारत के जो नागरिक होंगे किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं या किस प्रकार से नागरिकता का परित्याग कर सकते हैं, ये हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने मूलाधिकार वाले कक्षा में, जिसमें हम मूलाधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के मूलाधिकार हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 मूलाधिकार के बारे में बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के मूलाधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद जो 12 है, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। देखिए, मूलाधिकार जो है आपको अधिकार हैं, लेकिन किसके प्रति अधिकार है या किसके विरुद्ध अधिकार है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं राज्य के विरुद्ध, अर्थात अगर राज्य आपके मतलब किसी आपकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आपको अधिकार प्राप्त है। तो किसके खिलाफ अधिकार प्राप्त है? राज्य के खिलाफ। तो राज्य कौन होंगे, ये यहाँ पे अनुच्छेद 12 में बात की गई कि राज्य कौन होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला अनुच्छेद है 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर आपके मूलाधिकार उसको अल्प करने वाली कोई विधियां बनाती है, संसद बनाती है, तो उसके लिए यहाँ चर्चा करता है कि मूलाधिकारों की जो अल्प करने वाली विधियां होंगी तो उनका क्या होगा। आपको जो अधिकार संविधान ने प्रदान किया है तो उस संविधान पे उस मतलब मूलाधिकार पे अगर संसद ऐसे विधियां बना के आपके अधिकारों को मतलब कम करने का प्रयास करती है तो उसके लिए क्या उपबंध कर सकते हैं। तो यहां पर 2 सिद्धांत निकल के आए हैं, ये जो कि अनुच्छेद 13 से ही निकल के आए हैं। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत है? पहला तो है पृथक्करण का सिद्धांत निकल के आया है और दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, मैं ये शब्द क्या है आपको समझाता हूं। पृथक्करण का सिद्धांत अर्थात पृथक मतलब अलग अलग। ठीक है, कोई एक जुड़ी हुई चीज है, अगर उसको पृथक कर दें तो वो अलग अलग हो जाती है। इस प्रकार से पृथक्करण का सिद्धांत है। किस प्रकार कार्य करता है ये देख लेते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले तो अनुच्छेद जो 13 है वहीं से निकल के आता है, और अनुच्छेद 13 का खंड 1 और उपखंड 2, ये 2 जो मतलब उपखंड है अनुच्छेद 13 के, वो पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह या उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह पृथक्करण का सिद्धांत निकाल के लाया गया। लेकिन किस लिए निकाल के लाया गया, कहां पे निकाल के लाया गया? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर संसद ने कोई कानून ऐसा बनाया है जो कि आपके मूलाधिकारों को अल्प करता है, तो अगर वहां पे कभी अगर ऐसा होता है कि संसद ने ऐसा कानून बनाया जो 2 भाग में है, एक भाग आपके जो अधिकार है उसको दबाने का प्रयास करता है, लेकिन दूसरे भाग जो है अधिकारों को दबाने का प्रयास नहीं करता है, तो जो अवैध भाग होगा जो आपके अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रहा है वह हट जाएगा। ठीक है, उसको निरस्त मान लिया जाएगा और बाकी जो नियम बना है वह शेष भाग जो है वो वैध माना जाएगा। अर्थात वो जो दूसरा भाग है वह तो लागू रहेगा, परंतु अगर आपके अधिकारों को दबाने वाला जो भाग है उसको हटा दिया जाएगा। और अगर सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि जो वैध भाग है, पहला भाग जो आपके अधिकारों को दबा रहा है, और अवैध भाग जो है जो आपके अधिकारों को दबा रहा है, और वैध भाग वो जो आपके अधिकारों को नहीं दबा रहा है, तो अगर दोनों इस प्रकार से मिश्रित हैं कि उसमें पृथक्करण करना मुश्किल है, तो जो है अगर मिश्रण होता है तो पूरा का पूरा ही कानून आपका मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कानून शून्य ही मान लिया जाएगा, अर्थात तो कोई कानून नहीं रह जाएगा। और अगर कुछ ऐसा होता है कि पहला भाग जो आपके अधिकारों को दबा रहा है उसको अगर हटाने से वह भाग जो आपके अधिकारों को दबा तो नहीं रहा है, परंतु उस कानून का ही एक भाग है, अगर ऐसा होता है कि एक भाग को हटाने पे दूसरा भाग का कोई मतलब नहीं निकलता, तो इस प्रकार से पूरा कानून ही शून्य मान लिया जाएगा। क्योंकि अगर एक भाग हटा दिया और दूसरा भाग का अगर कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो दोनों का दोनों शून्य मान लिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका पूरा कानून ही निरस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पृथक्करण का सिद्धांत है
क्या बात करता है पृथक्करण का सिद्धांत? कोई भी एक कानून को पृथक करने की बात करता है, जिसमें से वैध अवैध दो हिस्से हो सकते हैं, जिसमें से अगर वैध हिस्सा कुछ ऐसा है, सॉरी अवैध हिस्सा कुछ ऐसा है कि आपके अधिकारों को दबा रहा है, तो पूरा का पूरा निरस्त मान लिया जाएगा। और अगर अवैध हिस्सा को हटाने पे वैध हिस्सा कोई काम का नहीं रह जाता, तो भी पूरा का पूरा निरस्त मान लिया जाएगा। दूसरा आता है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन, आच्छादन क्या होता है? मान लीजिए ये है पेन, पेन के ऊपर इसका केप हो गया, आच्छादित हो गया इसके ऊपर, मतलब इसको कवर कर दिया इसने, ठीक है, पेन को कवर कर दिया। तो इस प्रकार से इसको आच्छादन के रूप में समझा जा सकता है। आच्छादन मतलब किसी भी हिस्से को कवर कर देना, उसको उसके ऊपर छा जाना। क्या कहता है आच्छादन का सिद्धांत? सबसे पहले तो ये देखें कि आच्छादन का सिद्धांत निकल के कहां से आया। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वहां पे पहुंचा था भिकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद पहुंचा था, जो कि 1955 का था, ठीक है। तो यहां से आच्छादन का सिद्धांत निकल के आया। कौन सा है? भिकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1995 का वाद था, ठीक है, तो सॉरी 1955 का वाद। इसमें कहा गया कि संविधान प्रवर्तन हुआ, जब हमारे संविधान को लागू किया गया, अगर उससे पहले जो कानून बने थे, जिसको हमने संविधान में शामिल किया था, 1935 का जो अधिनियम आया था, उसके बहुत सारे हमको मतलब कानूनों को हमने लागू किया या अपने संविधान में समाहित किया। तो अगर वहां के जो कानून है जो 1935 के हैं, संविधान लागू होने के पहले के कानून, अगर हमारे अधिकारों को दबाने का प्रयास करती है, तो उस सीमा तक जहां पर वो हमारे अधिकारों को दबाने का प्रयास करती है, वह कानून अवैध माना जाएगा, ठीक है, या निरस्त हो जाएगा। और जो बाकी जो हिस्सा है उसका, जो हमारे अधिकारों को नहीं दबा रहा है, वह पूर्ववत बना रहेगा, ठीक है। क्या समझे इसमें? अगर कोई ऐसा कानून जो संविधान लागू होने के पहले का है, परंतु हमारे संविधान लागू होने पे हमको कुछ अधिकार दिए गए, और उन अधिकारों को अगर वह दबाने का प्रयास करता है, तो वो हिस्सा जो अधिकारों को दबा रहा है वह अवैध मान लिया जाएगा, और वह हिस्सा जो अधिकारों को नहीं दबा रहा है वह पूर्ववत बना रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? अब देखिए यहां पर तो केवल इतना ही आया था कि संविधान के लागू होने के पहले, ठीक है, लेकिन एक केस और आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो कौन सा था? श्री अंबिका मिल बनाम गुजरात राज्य। अंबिका मिल बनाम गुजरात राज्य, अंबिका मिल वर्सेस गुजरात राज्य, ये था 1974 का केस, ठीक है, 1974 का। यहां पे क्या किया गया कि इससे पहले जो 1955 के केस में ये बोला गया था कि संविधान लागू होने के पहले के जो कानून अगर आपके मूलाधिकारों को दबाते हैं, तो वह मूलाधिकार को दबाने वाला हिस्सा अवैध मान लिया जाएगा, और नॉर्मल जो रहेगा वो चलेगा। लेकिन यहां पे क्या बोल दिया गया कि अगर संविधान के लागू होने के बाद भी अगर कुछ ऐसा कानून बनता है कि आपके अधिकारों को दबाता है, तो आपके अधिकारों को दबाने वाला जो हिस्सा है वह अवैध मान लिया जाएगा, और बाकी पूर्ववत बना रहेगा। कब के कंडीशन में? संविधान लागू होने के बाद के भी कंडीशन में। तो इस प्रकार से दो कंडीशन यहाँ पे आच्छादन के सिद्धांत में निकल के आई कि संविधान लागू होने के पहले और संविधान लागू होने के बाद। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, पृथक्करण का सिद्धांत भी वही बोलता है कि अगर आपका जो कानून है मूलाधिकार को दबा रहा है, उस हिस्सा जो मूलाधिकारों को दबा रहा है अवैध माना जाएगा, और वह हिस्सा जो मूलाधिकारों को नहीं दबा रहा है वह वैध रहेगा। वहीं आच्छादन में भी वही कहता है कि वह हिस्सा जो मूलाधिकारों को दबा रहा है वह अवैध माना जाएगा, और वह हिस्सा जो मूलाधिकारों को नहीं दबा रहा है वह वैध माना जाएगा। लेकिन पृथक्करण में क्या बोलता है कि दोनों को हटा देना है, और आच्छादन में क्या कहता है कि संविधान लागू होने के पूर्व अगर कोई कानून दबा रहा है और संविधान लागू होने के बाद कोई कानून दबा रहा है, तो उसको वहां पर अवैध माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये पृथक्करण का सिद्धांत है और ये आच्छादन का सिद्धांत है, ठीक है। अब हम मुख्यतः आते हैं अपने मूल मौलिक अधिकार पे। मूल मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, आज यहाँ थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं, ठीक है। मूल मौलिक अधिकार, यहाँ पे तो परिभाषा की बात हो गई और अल्प करने वाली विधियां हो गई, ये तो केवल आपको नियम कानून की बात है। लेकिन अब हमारे मूल अधिकार क्या है, यहाँ पे चर्चा होगी। मूल अधिकार क्या क्या है? तो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 14 से लेके संविधान के अनुच्छेद 18 तक हमको समता का अधिकार प्राप्त है, समानता, अर्थात सभी देखेंगे अंदर में उसके कि 14, 15, 16, 17, 18 क्या क्या बोलते हैं कि सभी लोगों को समान मानता है ये समता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के, यह स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें से वाक स्वतंत्रता, ठीक है, यह प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता, तो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। यह नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसा? अगर आपको किसी ने, या मान लीजिए कहीं आप किसी व्यक्ति के मतलब पास में काम कर रहे हैं, आपको उसने 6 घंटे की नौकरी पे रखा है। अब वह 6 घंटे की नौकरी में आपको मान लीजिए 100 रुपए दे रहा है, ठीक है, एक दिन के।
परंतु अगर उसने 8 घंटे भी काम करवा लिया, किसी दिन 10 घंटे भी काम करवा लिया और आपको 100 ही रुपए दे, तो एक प्रकार से आपका शोषण हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई आपको या तो जबरदस्ती काम करवा रहा है या आपको इतना काम करवाने के बाद भी उतनी मतलब वह मजदूरी नहीं दे रहा है, तो ये आपका एक प्रकार से शोषण माना जाएगा। तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में मतलब इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता की बात। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक के, यह धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात आप भारत के किसी भी हिस्से में अपने धर्म का मतलब आप मान लीजिए किसी धर्म से रिलेटेड हैं, कहीं पे भी जाके आप अपने पूजा अर्चना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया जाता है। नेक्स्ट आता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में बोला गया। संस्कृति हमारे यहाँ पे आपको पता है भारत देश विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभिन्न संस्कृतियां हैं। ठीक है, जैन, पारसी, बुद्ध, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। तो संस्कृति से यहाँ से रिलेटेड वही है कि आप अपने संस्कृति को अपने अनुसार अपने लिए कैसे भी आपको जीवित रखने का अधिकार है, संस्कृति को आपके संस्कृति के अनुसार आपको रहन सहन करने का अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। नेक्स्ट आता है संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे दिया है संपत्ति का अधिकार, खैर ये निरसित हो गया है। ठीक है, यह आजादी के बाद जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उसी समय हमें बहुत सारी मतलब ऐसी जरूरतें थी कि भूमि का मतलब बंटवारा करना था या भूमि को ट्रांसफर करना था, बहुत सारी चीजें थी। उस समय यह जो संपत्ति का अधिकार है यह अड़ंगा डाल रहा था उस काम में। ठीक है, यह बीच में आकर खड़ा हो जाता कि मौलिक अधिकार है संपत्ति का, इसलिए आप हमारी संपत्ति को छीन नहीं सकते। तो इसलिए इसे उस समय निरस्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। आपके पास अधिकार हो गया समता का, स्वतंत्रता का, शोषण का, धार्मिक का, संस्कृति, शिक्षा का। अधिकार तो बहुत सारे दे दिए आपको, परंतु इनको प्रवर्तन कौन कराएगा, इनको लागू करने का कार्य कौन करेगा? लागू करने का कार्य करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए संसद ने आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ कुछ ऐसे कानून बना दिए जो कि आपको मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट आके कैसे खड़ा होगा, वह आएगा आपके अनुच्छेद 32 के द्वारा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन पहुंचाने का कार्य करता है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सीधे आपने अपील दायर किया तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा कि भाई फलाने व्यक्ति का समता का, स्वतंत्रता का, शोषण या धार्मिक मतलब जितना भी अधिकार है किसी एक का भी अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा संसद ऐसा नहीं कर सकती। तो ये है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि सबसे मूल अधिकार या सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 32 ही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अनुच्छेद 32 को इसको पूरे संविधान की आत्मा कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर ना हो संविधान में, अगर अनुच्छेद 32 ना हो तो इस पूरे संविधान का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यह काफी महत्वपूर्ण अधिकार है जिसके द्वारा ही आप अपने अधिकारों को लागू करवाने का कार्य कर सकते हैं। ये हुई हमारी चर्चा मूल अधिकार के ग्लिम्स। ठीक है, अब हम आगे की कक्षाओं में इसमें प्रवेश करेंगे मौलिक अधिकार में, जिसमें हम एक एक करके अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, उसके बाद ही एक एक करके पूरा अनुच्छेद 32 और इसके आगे भी अनुच्छेद 35 तक के पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कक्षा आज की मूलाधिकार का एक थोड़ा ग्लिम्स था कि राज्य की परिभाषा दिया है, मूलाधिकारों को अल्प करने वाली विधियां। ठीक है, अनुच्छेद 13 जिसमें हमने पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ लिया और आच्छादन का सिद्धांत पढ़ लिया, और ये मौलिक अधिकारों का थोड़ा सा ग्लिम्स था जिसमें आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार। 14 से 18 तक के, अनुच्छेद 14 से 18 तक के समता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 31 जो कि निरसित हो गया है, ठीक है, यह मतलब इसको हटा दिया गया है, यह हटा के 300A में डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि संपत्ति के अधिकार की बात करता था। अनुच्छेद 32 जो कि इसकी मूल आत्मा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। ठीक है, अब हम आगे की कक्षाओं में एक एक पूरे अधिकारों को पढ़ेंगे, जिसमें से समता, स्वतंत्रता, धार्मिक, इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं छोटे छोटे, और इस पे संसद ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं किस प्रकार से मतलब कार्य करना है। ठीक है,
तो आगे की कक्षाओं में इस पे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, आपको आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।